दोस्तों, सदियों पहले एक रहस्यमयी राज्य था जिसकी रानी के प्रश्नों के आगे सभी हारे थे। जितने भी राजकुमारों ने उसकी पहेलियों को हल करने की कोशिश की, वे असफल हुए और उन्हें मृत्यु दंड मिला। कहते हैं कि रानी के प्रश्न साधारण नहीं थे, वे एक रहस्य थे, एक भ्रम थे जिनका उत्तर देना नामुमकिन था। कोई भी यह नहीं समझ पाया कि वह ऐसा क्यों करती थी। क्या उसकी कोई परीक्षा थी या उसके मन में कोई और गूढ़ योजना थी? राज्य में भय का वातावरण था, कोई भी अब उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन तभी एक दूर देश से एक युवा राजकुमार आया, निडर, जिज्ञासु और असाधारण बुद्धिमान। वह जानता था कि यह केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश थी जिसे समझना और सुलझाना ही उसका लक्ष्य था। लेकिन क्या वह सफल होगा? क्या वह रानी के प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा या बाकी राजकुमारों की तरह उसका भी अंत निश्चित था? इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत अब होती है, तो कहानी के अंत तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा कुशलता पूर्वक राज करते थे। उनकी 2 रानियां थी और वह राजा अपने पत्नियों से बहुत ही प्रेम किया करते थे और एक रानी से उनको पुत्र प्राप्त होती है। इस खुशी में राजा अपने महल में नृत्य का सम्मेलन करवाते हैं और उस सम्मेलन में गांव से लड़कियां उसमें शामिल होती हैं। शाम के समय में नृत्य कला का प्रारंभ होता है और तभी राजा की निगाह एक सुंदर लड़की पर पड़ती है, जिसका नृत्य देखकर राजा उस पर मोहित हो जाते हैं। तभी राजा अपने मंत्री से कहकर अपने विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के सामने पेश करवाते हैं और वह लड़की इस प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है और वह लड़की उस मंत्री से कहती है, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सोचकर बताती हूं। कुछ दिनों बाद राजा उस लड़की से शादी कर लेते हैं। फिर कुछ वर्षों बाद छोटी वाली रानी को 2 पुत्र होते हैं। इस लड़की से एक पुत्र और दूसरी वाली को उनसे कोई पुत्र प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उनके नसीब में कोई संतान प्राप्त नहीं था। जैसा कि पहले के राजाओं को शिकार खेलने का जंगल में जाया करती थी, अब राजा के 3 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा जंगल में शिकार करने जाता है और जंगल में शिकार करते पूरा समय दिन निकल गया, किंतु एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। तभी अचानक सामने घने जंगल में से एक पागल आया, जो अजीब सा फटा चिता कपड़ा पहना हुआ था और उसका व्यवहार भी अजीब सा करता था। साथ ही वह खाना खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसके तोते और उसके बीच बहुत गहरा संबंध था। फिर वह राजकुमार उस पागल के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ बीच जंगल में क्या कर रहे हो? लेकिन वह पागल व्यक्ति उनको कुछ नहीं बोलता, किंतु उसे बहुत तेज की भूख लगी होती है, क्योंकि वह पागल व्यक्ति खाने की तलाश में था। इतने में वह राजकुमार अपने थैली में से कुछ लड्डू निकालकर उस व्यक्ति को देते हैं। वह भूखा व्यक्ति लड्डू को देखकर उस परे लपक पड़ता है और उसे खाने लगता है। तब राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं, ये कौन हो आप और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? इधर उधर भटक क्यों रहे हो? आपका परिवार कहां है? ये सुनकर उस पागल के हाथों से लड्डू छूटकर जमीन पर गिर जाती है और उस पागल व्यक्ति की आंख भर जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। तब यह सब देखकर राजकुमार बड़े हैरानी में पड़ जाते हैं और उससे पूछते हैं, आखिर तुम क्यों रो रहे हो? तभी उसके कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था वह कहता, हमारे मालिक अपने बेटे के गम में इस जंगल में घूम रहे हैं। तब राजकुमार कहता है, इनके साथ ऐसा कौन सी बात हुई? तब तोता कहता है, इनके पास वाले नगर में एक लड़की है जिसके पिता एक राजा है, जो अपनी बेटी का शादी कराना चाहते हैं, किंतु उस राजकुमारी की एक शर्त के रूप में सवाल है, जो कोई उसके सवालों का जवाब देगा वह उसी से शादी करेंगी। इसलिए जो कोई उससे शादी की इच्छा लेकर जाता है, पहले उसके सवालों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई उसके प्रश्नों का उत्तर देता है तो वह उससे शादी कर लेंगी, और यदि वह नहीं दे सकता तो उसका सिर कलम करवा देती है। और इन्हीं सवालों का जवाब देने की वजह से इनका एक पुत्र था जो उसके द्वारा मारा गया, और यह पुत्र खोने के सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो दिए हैं, और इसी वजह से इनका राज्य भी उस राजकुमारी के कब्जे में हो गया है। यह बात कहकर वह पागल और तोता वहां से बीच जंगल में चले जाते हैं। अब इस राजा के बेटे के दिमाग में यह बात घर कर लेती है और वापस शिकार से लौटते समय भी यही बात सोचते रहता है। अपने राजमहल पहुंचकर वहां राजकुमार अपने रात्र तो ठीक ठाक बिताई, किंतु सुबह होते ही वही राजकुमारी का विचार उसके दिमाग में छाई रही।
और बात सोचते सोचते वह अपना घोड़ा उठाता है और उन रानी के राजमहल की तरफ चल देता है। तभी राजकुमार के माता पिता पूछते हैं, बेटा कहां जा रहे हो? तब राजकुमार कहता है, हमारे राज्य के बगल में जो राजकुमारी है वह विवाह करना चाहती है, किंतु उसकी एक शर्त है कि जो मेरे सवालों का जवाब दे देता है वही वह उससे शादी करेगी, और जो नहीं दे पाता उसका सर कटवा देती है। अब तक उसके सवालों का जवाब देने में सभी विफल रहते हैं, जिनके वजह से कई लोग मारे गए। कई राजा के राज्यों को वह स्त्री अपने कब्जे में कर रखी है। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता उस राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु वह राजकुमार अपने माता पिता की एक भी नहीं सुनता और वह उस राजकुमारी के राज की तरफ निकल जाता है। वह उसके महल पर पहुंचता है। पहुंचकर उस राजकुमारी के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखता है। तब राजकुमारी कहती है, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, किंतु आपको मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, और यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते तो आपका सिर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार यह शर्त स्वीकार कर लेता है और पूछा। राजकुमारी अपना प्रश्न पूछी। मैं आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। फिर राजकुमारी अपना प्रश्न पूछती है, जैसा कि वह सभी से अपना प्रश्न पूछती थी। तब राजकुमार उसे देखता रह गया, क्योंकि राजकुमार के पास उसके प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। अब राजकुमारी की शर्त के अनुसार उस राजकुमार का भी सर कटवा दिया गया। अब सभी हैरान हैं कि आखिर ऐसा कौन सा प्रश्न है कि राजकुमारी पूछती थी और कोई भी उसके प्रश्नों का जवाब देने से असफल हो जाता था। दोस्तों, वीडियो के अंतिम तक अवश्य बने रहेंगे, आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर ले। चलिए कहानी की ओर। आखिर वह कौन सा प्रश्न था जो राजकुमारी सबसे एक ही प्रश्न पूछती थी और कोई उसका जवाब नहीं दे पाता था? जब बड़ा भाई मारा गया तो राजा ने विचार किया कि छोटा भाई अपने भाई का बदला लेगा। अब छोटा भाई अपने भाई का बदला लेने के लिए उस राजकुमारी के पास जाता है। वह उस राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और विचार करता है, यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। फिर राजकुमार उससे पूछता है, मेरे बड़े भाई कहां हैं? तब राजकुमार कहती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। यह सोचकर राजकुमार सोच में पड़ जाता है। फिर राजकुमारी राजकुमार से कहती है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तब राजकुमार कहता है, आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। फिर राजकुमारी कहती है कि आपसे तो विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। तब राजकुमार कहता है, ठीक है, आप अपने प्रश्न पूछिए। इस तरह वह राजकुमार भी उस राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहा और उसका सिर भी कलम करवा दिया जाता है। अब उस राजा के 3 बेटों में से 2 को तो उस रानी के प्रश्नों के चक्कर में मारे जाते हैं। अब बचा एक पुत्र, छोटा वाला। वह भी अपने घोड़े पर सवार होकर उस राजकुमारी के राज्य की तरफ चल देता है। उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना और कहता है, मैं जा रहा हूं अपने भैया का बदला लेने, किंतु यदि राजकुमारी के पास से मैं वापस नहीं लौटा तो यह समझ लेना कि आपको कोई भी बेटा नहीं था। अब वह रास्ते पर चल देता है। वह जाते जाते विचार करता है, यदि मैं जैसे मेरे भैया गए थे वैसे जाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। तब उसको एक युक्ति सूझी। उसे उस राजकुमारी के राजमहल से पहले ही एक बगीचा था, उसमें अपने घोड़े को बांध दिया और उस बगीचे में चला गया। उस बगीचे में राजकुमारी शांत वातावरण में विश्राम करने आया करती थी। उस बगीचे में पानी का एक सरोवर था। वह राजकुमार उस सरोवर के पास एक आम इंसान के रूप में वहां खड़ा हो गया। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से मन लगाकर ध्यान से सुनना। यह कहानी बहुत ही रुचिकर है। तभी वह राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ उस बगीचे में आई। वहीं राजकुमारी अपने सहेली से कहा कि हमें उस सरोवर से पानी लाकर दो, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है। अब उस राजकुमारी की एक सहेली ने एक पात्र लेकर पानी लेने उस सरोवर के पास गई, जिस सरोवर के पास वह राजकुमार आम इंसान के भेष में खड़ा था। उसने उनको देखा तो उनके रूप पर वह सहेली मोहित हो गई। फिर वह राजकुमारी की सहेली पानी लेकर वापस लौट आती है और राजकुमारी को पानी पिलाती है। फिर वह तुरंत लौटकर उस सरोवर के तट पर चली गई, जहां पर वह राजकुमार आम नागरिक बनकर खड़ा था, और जाकर कहा, आप कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूं और मैं आपसे विवाह करने की इच्छुक हूं। तब वह राजकुमार कहता है, वह सब तो ठीक है, लेकिन आप हो? तब वह लड़की कहती है,
मैं राजकुमारी की सहेली हूं। प्रमीला यह सुनकर वह राजकुमार उसके घर चले जाते हैं और प्रमीला अपने आंगन में चारपाई बिछाकर उस राजकुमार को बैठा देती है। उसके बाद उसके भोजन का प्रबंध करवाया और फिर कहती है, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको कभी नहीं धोखा दूंगी। मैं तुम्हारे रंग रूप के आगे अपने सर्वस्व निछावर कर दूंगी। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूं। जब वह राजकुमार इतना सुनता है तो राजकुमार रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है और कहता है, मैं इस सरोवर में इसलिए घूम रहा था। ये जो तुम्हारी राजकुमारी है इतनी हत्यारी और पापी है कि कितने लोगों की इसने सर कटवा दिए हैं, जिसमें से मेरे 2 भाई मारे गए हैं। इसीलिए मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूं। इसीलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह रानी ऐसा कौन सा सवाल पूछती है। तब प्रमीला कहती है, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन आप हमसे वादा करिए कि आप हमसे शादी अवश्य करेंगे। अब प्रमीला इस असमंजस में पड़ गई कि यदि हम इन्हें वहां जाने देंगे ये शायद लौट कर ना आ पाए। तब राजकुमार प्रमीला से कहता है, मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा। लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद जब राजकुमार इतना कहता है तब प्रमीला को राजकुमार पर विश्वास हो गया। तब प्रमीला उस राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया कि वह हर एक इंसान से केवल एक ही प्रश्न पूछती है कि गुल सरोवर की कहानी क्या है। तब राजकुमार ने कहा, यदि आपको प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी मालूम होगा, हमें इसका उत्तर बता दीजिए। तब प्रमीला उस राजकुमारी से हाथ जोड़कर कहती है, हे महाराज, यदि इसका उत्तर मुझे मालूम होता तो मैं अवश्य बता देती। लेकिन उसने उस साधु के बारे में बताया है, लेकिन वह कहानी एक साधु को पता है जो कि रानी के राज्य में रहता है। इस प्रश्न का उत्तर वही दे सकता है और उसने ही उसे सलाह दी है कि यदि तुमसे कोई शादी करना चाहता है तो इस प्रश्न का शर्त रखो। इसके बावजूद कि रानी को भी इस प्रश्न का जवाब स्वयं नहीं पता है, फिर भी वह यह प्रश्न पूछा करती है क्योंकि उस साधु से वह प्रेम करती है। तब राजकुमार उस प्रमीला से कहता है, चलो ठीक है, तुमने इतना बताकर मेरा काम कुछ आसान कर दिया। अब हम जाते हैं। पहले गुल और सरोवर की कहानी के बारे में पता करते हैं कि इसकी कहानी क्या है। आप यहीं पर मेरा इंतजार करिए, मैं वापस लौटकर अवश्य आऊंगा। तब प्रमीला कहती है, हे महाराज, गुल सरोवर की कहानी आपको कहां मिलेगी? मैं आपको उसका पता बता सकती हूं, लेकिन वहां से लौटकर आपका आना असंभव है। वहां से जिंदा नहीं लौट पाओगे। तब वह बोला, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तब प्रमीला कहती है, उसमें बहुत खतरा है, इसलिए आप वहां मत जाइए। इस जीत को छोड़ दीजिए और आप अपने भाइयों की बदला नहीं ले पाओगी। आप मेरे साथ भी विवाह करिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। तब उस राजकुमार ने कहा, मुझे उसके लिए चाहे जिस परिस्थिति का सामना करना पड़े, लेकिन मैं जाऊंगा अवश्य और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। तब प्रमीला ने मन ही मन सोचा, हम चाहे कितने भी उन्हें रोकने की कोशिश करें, यह रुकने वाले नहीं है। तब प्रमीला ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार उनको दिया और कहा, ये घोड़ा और तलवार तुम्हें आवश्यकता पड़ने पर काम आवेगी। और हां, आप एक काम करना, आप इधर से दक्षिण दिशा की तरफ जाना। जब आप दक्षिण दिशा तरफ जाओगे तो रास्ते में आपको एक गुफा मिलेगा जिसमें एक शेर होगा, और उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर समय के साथ बूढ़ा हो चुका है, जिसके कारण वह शिकार करने में अक्षम है और बहुत भूखा रहता है। जब आप इधर से जाओगे तो इस तलवार की सहायता से कोई शिकार कर लेना, उस शेर के लिए कोई भोजन अवश्य लेकर जाना, और जब वह शेर उस गुफा से बाहर आए तो वह भोजन उसके सामने रख देना। तब वह भोजन पाकर तुम्हारी मदद अवश्य करेगा। बस इतना ध्यान देना। जब आप जंगल में जाओगे तो थोड़ा आगे ही तुम्हें एक समुद्र मिलेगा। तुम्हें समुद्र को पार करना होगा जहां तुम्हें जाना होगा। और इतना कहकर प्रमीला राजकुमार को विदा कर देती है और राजकुमार जंगल के दक्षिण दिशा की ओर निकल जाता है। जाते समय प्रमीला कहती है, महाराज, भूल मत जाना, लौट कर अवश्य आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपका इंतजार जीवन भर करूंगी, आप मुझे भूलोगे तो नहीं। तब वह राजकुमार कहता है, आप निश्चिंत रहो, मैं लौट कर अवश्य आऊंगा और तुमसे मैं लौट कर विवाह करूंगा, इसलिए तनिक भी चिंता ना करो। अब राजकुमार अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगा तो उसे रास्ते में एक शेर का गुफा मिलता है। उसमें वही एक बूढ़ा शेरर था जिसके बारे में प्रमीला ने उसे बताया था। राजकुमार को प्रमीला की कहीं बातें याद थी तो वह रास्ते में से कुछ शिकार कर भोजन लेकर आया और उस बूढ़े शेर के सामने रख दिया। शेर बहुत भूखा था तो भोजन देखते ही वह खुश हो जाता है और झट से खाना खाना शुरू कर देता है।
राजकुमार ने देखा कि अब सूर्य अस्त हो चुका था, जिसकी वजह से ठंड भी लगने लगी थी, और अंदाजा भी लगाया कि कुछ देर में अंधेरा फैल जाएगा, तो उसने वहीं पर रुकना मुनासिब समझा। इसके लिए वह अगल बगल से कुछ लकड़ियां एकत्रित करता है और उसे गुफा के सामने आग जला लेता है। उसी आग के पास वह राजकुमार बैठता है। तब वह शेर भी राजकुमार के पास आकर बैठ जाता है और राजा उस शेर को सहलाने लगता है। कुछ देर बाद राजकुमार को नींद आ जाती है और राजकुमार वहीं पर सो जाता है। फिर कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। राजकुमार उसी शेर के साथ जंगल में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में राजकुमार को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कई तरह के जंगली जानवर राजकुमार के सामने आते गए, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से सभी जानवर डर कर पीछे भाग जाते थे। और इस तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे जा पहुंचा, और पहुंचते ही देखता है कि कोई व्यापारी ऊंटों और घोड़ों पर अपना सामान लादे समुद्र के किनारे खड़ा है। अब वह राजकुमार उस व्यापारी के पास जाता है तो व्यापारी उससे पूछता है, कौन हो आप और यहां क्या कर रहे हो? फिर राजकुमार अपने साथ घटी सारी घटना उस व्यापारी को बताता है और कहता है, मुझे किसी भी तरह उस समुद्र के पार जाना है। इतने में वह व्यापारी देखता है कि समुद्र के पार से उसकी नाव आ रही थी, जिसमें लाद कर वह व्यापारी अपना सामान उस पार पहुंचाया करता था। नाव को उस व्यापारी के पास पहुंचने पर व्यापारी अपना सामान नाव पर रखवा है। तब राजकुमार उस व्यापारी से कहता है कि मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र पार करवा दो। फिर व्यापारी ने कहा, यदि अब इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ेगा तो नाव डूब सकती है। मुझे माफ करें, मैं आपकी यह मदद नहीं कर पाऊंगा। तब राजकुमार कहता है, अब आप तो सब जानते हैं कि मेरा समुद्र के पार जाना कितना जरूरी है। आप एक काम करें, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के और गले के चैन हैं, आप ये सब रख लीजिए, किंतु मुझे इस नाव से जाने दे दीजिए। वह व्यापारी बहुत लालची था, इसलिए वह राजकुमार के सोने के सिक्के और नाव में से कुछ सामान निकालकर उस राजकुमार को बैठा देता है। इस तरह राजकुमार उस नाव पर सवार होकर उस गुल और सरोवर की तलाश में निकल जाता है। ठीक 20 दिन बाद राजकुमार समुद्र पार कर नगर के उस राज्य में पहुंच जाता है और नगर में गुल और सरोवर की कहानी को समझने के लिए भटकने लगता है, और चलते चलते वह उस राज्य में पहुंच जाता है। और जिस राज्य में वह पहुंचता है उस राज्य का नाम गुल होता है और वहां के राजा का नाम सरोवर था। वहां पर पहुंचकर राजकुमार देखता है कि उसके महल में नृत्य हो रहा था। राजकुमार उन्हीं लोगों के बीच में जाकर बैठ गया जहां पर संगीत का माहौल था। वह ऐसे ही 4 दिन वहीं आकर बैठता रहा और चुपचाप नृत्य समाप्त के बाद वहां से चला जाता था, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता था। एक दिन उस राजा सरोवर की नजर उस पर पड़ गई। उसने उसको उठाया और कहा, मैंने आपको देखा कि आप 3-4 दिनों से आ रहे हैं। आप किसी से कुछ बोलते नहीं हो। आप इस राज्य के तो नहीं लगते। इससे पहले आप कभी दिखाई नहीं दिए। कौन हो आप? लेकिन राजकुमार को तो गुल और सरोवर की कहानी का पता करनी थी। उसे यह भी मालूम था कि उस राजा को इसकी जानकारी अवश्य होगी। इसलिए वह राजा सरोवर से कहता है, महाराज, मैं कोई गीत गाने का इच्छुक हूं। तब राजा कहता है, आप कौन सा संगीत सुनाना चाहते हैं? आप सुना सकते हैं। तब सभी वाद्य यंत्र कलाकार अपने वाद्य बजाने लगते हैं। उस राजकुमार ने इतनी सुंदर गीत गाया, सभी राज दरबारी कहने लगे, वाह वाह। राजा खुश हो गया और राजकुमार से बोला, मैं आपके इसकी गायकी से बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, आपको क्या चाहिए? मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। आप जो मांगोगे मैं आपको अवश्य दूंगा, यह हमारा वचन है। तब राजकुमार कहता है, महाराज, जो मैं मांगू शायद आप ना दे सके, इसलिए आप रहने दीजिए। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मैं उसी में संतुष्ट हूं। तब राजा कहता है, नहीं, मैं जो कहता हूं वह दे सकता हूं। मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? तब उस राजकुमार ने कहा, हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप कुछ मुझे देना चाहते हो तो गुल और सरोवर की कहानी बताती। जी राजा सरोवर को तो अब पसीने छूटने लगे। वह कहता है, तुम कुछ और मांग सकते हो। तुम मुझसे मेरा सभी साम्राज्य मांग लो, वह भी मैं तुझे दे सकता हूं। लेकिन तुमने मुझसे यह कैसी कहानी पूछा? मैं इस कहानी को जानता तो हूं, लेकिन तुम्हें बता नहीं सकता। तब राजकुमार कहता है, महाराज, कुछ देर पहले आप ही ने कहा है कि आप जो मांगोगे मैं दूंगा, इसलिए आप बस वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए। महाराज, इस कहानी का राज क्या है, वही बता दीजिए। अब महाराज अपने ही जाल में फंस जाते हैं। ठीक है,
जब तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हें इसकी कहानी जरूर सुना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें यह कहानी सुनाते ही मैं तुम्हारी सर कलम करवा दूंगा। अब बताओ, तुम इस बात पर राजी हो तो मैं यह कहानी गुल और सरोवर की सुनाता। तब राजकुमार कहता है, ठीक है, आप मेरा सिर कलम करवा देना, लेकिन वह कहानी बता दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें अवश्य सुनाता हूं। तब राजा अपने सैनिकों और नौकरों को इशारा करता है। वे सभी कारागार से एक लड़की लेकर आते हैं जो बहुत ही सुंदर थी। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र थे और उसके हाथों और पैरों में बेड़ियां पड़े थे, जिससे चलने में भी काफी दिक्कत हो रही थी। तब नौकरों ने उस पर कोड़े बरसाते हुए आगे बढ़ाते हैं। तब वह राजकुमार कहता है, यह क्या है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तब वह लड़की वह सरोवर महाराज के सामने लाकर खड़ा कर दी गई। अब राजकुमार के सामने राजा सरोवर कहानी कहना प्रारंभ कर दिया। सुनो, मेरा ही नाम राजा सरोवर है और गुल यही वह लड़की है जो तुम्हारे सामने बेड़ियों में बंधी है। तब राजकुमार कहता है, महाराज, आप सरोवर हैं, यह लड़की गुल है, इसका मतलब आपकी यह कहानी है। तब महाराज ने कहा, हाँ, मेरी ही यह कहानी है। तब राजकुमार कहता है, तब तो यह कहानी आपसे बेहतर कौन बता सकता है, अपनी कहानी भी बता दीजिए महाराज। तब राजा सरोवर ने कहा, सुनो, मेरी कहानी को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं विवाह से पहले एक जंगल में आखेट खेलने गया था, तो वहां यह अपने सहेलियों के साथ एक बगीचे में बैठी थी। मैं भी वहां पहुंच गया। मेरी नजर इससे और इसकी नजर मुझसे मिली। इसे देखकर हम उसके सुंदरता पर मोहित हो गए। मुझे देखकर यह भी मुझ पर मोहित हो गई। इसको देखकर मेरी दिन रात जैसे हो चुकी थी। एक दिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और पूछा, कौन है आप और कहां से आए हैं? मैं हड़बड़ाकर आवाज में बोला, मेरा नाम सरोवर है, मैं आपके सौंदर्य को देखकर दीवाना हो गया हूं। इससे पहले कि मैं इससे पूछता, यह लड़की ने ही मुझसे पूछ लिया कि क्या आप मुझसे विवाह करोगे? जो बात मैं सोच रहा था इसने ही कह दिया, तो मैं बहुत खुश हो गया। अब यह लड़की अपने साथ मुझे लेकर अपनी मां के पास पहुंची और अपने मां से हठ करने लगी कि मैं इससे विवाह करूंगी। मां, यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। उसके मां बाप ने बहुत समझाया, बेटा, इसके घर और खानदान का कोई पता नहीं है, मैं एक अजनबी से विवाह नहीं कर सकती तुम्हारी। तब वह लड़की अपनी माता से बार बार आग्रह करने लगती है और खाना पना छोड़ देती है। तब उसके जिद के आगे झुककर मेरा विवाह उस लड़की के साथ करवा देती है। तब सरोवर महाराज उस राजकुमार से कहता है, जरा ध्यान से आगे कहानी को सुनो। अब कहानी में राज खुलने वाला है। जब इस लड़की का विवाह मेरे साथ हो गया तो इसे लेकर अपने राज की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में यह बहुत खुश हो रही थी और मुझसे कहने लगी, मुझे मेरे मनचाहे पिया मिले हैं, मैं कभी भी दुखी तो नहीं रह सकती, लेकिन इन्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगी। ऐसे ही ढेर सारी बातें करते करते हम अपने महल आ जाते हैं। हम तो इसके प्यार में इतना पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। मैं अपने राज्य का दरबार भी समय से पहले ही बढ़ाकर बंद करके घर आ जाता था। ऐसे ही मैं कुछ दिनों तक करता रहा। जब मैं इसके पास जाता था तो मुझे पता नहीं चलती थी और मुझे जोरों की नींद लग जाती थी। तभी मैंने एक दिन गौर किया, जब मुझे नींद आने वाला ही था, तभी वह अपने महल से निकलकर वहां एक साधु के पास जाती है, जहां मैं भी पीछे से जाकर छुप कर देखता हूं तो उस साधु से हंस हंस कर बातें कर रही थी। और मैं सोचने लगा कि इसका यह रोजाना का काम है या सिर्फ आज ही कर रही है। इसके बाद चुपचाप वापस राजमहल में लौट आता हूं। इस तरह मेरा पूरा दिन वही सोचते सोचते निकल गया और वह तो हमेशा यही सोचती थी कि कब शाम हो मैं उस साधु के पास जाऊं। एक दिन मैंने निर्णय किया कि आज कुछ भी हो मैं सोऊंगा नहीं। जब मैं रात को उसके पास पहुंचा तब मैंने उसके साथ सो जाने का नाटक किया और मैं सोया नहीं। तब वह चुपके से उठकर उस साधु के पास जाती है। मैं भी उसके पीछे पीछे जाता हूं और मैं वहां जाकर देखता हूं एक साधु वहां पर खड़ा था जो डंडा लेकर उससे फटकार हुए कह रहा था कि तुझे आने में आज देर क्यों हो गई, कहां थी तुम अब तक? तब वह कहती है, क्षमा करें महाराज, आज मुझे अपने पति देव को सुलाने में देर हो गई। अब मुझसे यह गलती दोबारा नहीं होगी, क्योंकि अगली बार मैं उसको खाने में जहर मिलाकर सदा सदा के लिए सुला दूंगी और तब मैं आपके पास सदा सदा के लिए आ जाऊंगी। जब मैंने उसकी यह बात सुनी तो मेरे शरीर से पसीने छूटने लगे और मैं घबरा गया। तभी वह साधु मुझे देख गया और उस साधु ने उस स्त्री से कहा, कोई देख रहा है। तब उस गुल नाम की लड़की की नजर मुझ पर पड़ी। तब वह लड़की उस साधु को बता देती है कि यह तो मेरे पतिदेव हैं, आप जल्दी से उसे मार दीजिए।
तब वे दोनों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण कर दिया। हमारे बीच खूब हाथापाई शुरू हो गई और मैं अपने आप को बचाने के चक्कर में नीचे गिर गया। तब साधु मुझे दबा लेता है और यह लड़की तलवार निकालकर मेरे सीने पर बैठ गई। तब वह साधु वहां से भाग जाता है। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। और जैसे ही यह स्त्री मुझे तलवार से मारने ही वाली थी कि एक कुत्ता आकर मुझे बचा लेता है और उस गुण को गिरा दिया। और वह साधु जो था वह मेहर नाम की राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप जाता है। राजकुमार को राजा की पूरी बात समझ आ गई थी। तब महाराज कहते हैं तब से यह बंदी बनाकर रखी गई है। तो यह थी पूरी कहानी गुल और सरोवर की। अब वादे के मुताबिक तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। तब राजकुमार कहता है ठीक है महाराज, आप मेरा सिर कलम करवा दीजिएगा, लेकिन यह बात बता दीजिए कि उस रानी ने उस साधु को अपने यहां क्यों आश्रय दिया है। अब क्योंकि इस बात का जवाब उस राजा सरोवर के पास नहीं था, तब वह अपने वादों में फंस गया। इसलिए उस राजकुमार को राजा सरोवर को छोड़ना ही पड़ा और कहा ठीक है, मैं तो तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद मेरे राज्य में कभी नजर मत आना। राजकुमारियां सुनकर वह रानी मेहर के राजमहल की ओर चल देता है और वहां पहुंचकर उस मेहर रानी से कहता है मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। तब वह रानी कहती है पहले आपको मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा, तभी मैं आपसे विवाह कर सकती हूं, और बदले में यदि आप जवाब नहीं दे पाते तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। अब राजकुमार को तो पहले ही मालूम हो गया था, इसलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर लिया और कहा जरूर पूछो, क्या है प्रश्न तुम्हारा, लेकिन जो मैं कहानी सुनाऊंगा उसे सुनकर तुम अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगी। लेकिन वह उसकी बातों को ध्यान नहीं देती है, क्योंकि वह रानी साधु के प्रेम में अंधी हो गई थी। तब राजकुमार कहानी सुनाता है और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं था जो मुझे क्रोध आता। तब राजकुमार कहता है जो साधु तुम्हारे राज्य में आकर छिपा है वह गुल सरोवर वाला साधु है। अब मेहर को विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपने राजमहल से निकलकर उस साधु के पास जाती है। उसके पीछे पीछे वह राजकुमार भी जाता है। तब राजकुमारी मेहर उस साधु से पूछती है तुम कौन हो। तब वह साधु कुछ नहीं बोल पाता। तब राजकुमारी समझ जाती है कि सचमुच वही साधु है। तब वह राजकुमारी कहती है मैं तुम्हारे चक्कर में कितने बेगुनाहों का सर कलम करवा दिया है। तुम स्वयं सभी लोगों को जंगल ले जाकर सिर कटवाए हो, तुम्हारा भी सर सभी राज्यवासियों के सामने कलम करवा दिया जाएगा। तब साधु कहता है राजकुमारी मुझे माफ करिए, मैंने किसी की जान नहीं ली है, वे सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। तब राजकुमार जो मेहर के साथ आया था वह बहुत आतंक हो जाता है और पूछता है तुम मुझे जल्दी से बताओ। अब वहां साधु उस राजकुमार और मेहर राजकुमारी को वहां लेकर जाता है जहां पर सभी लोगों को कैद करके रखा था। राजकुमार सभी लोगों को वहां से आजाद करवाता है और उसके दोनों भाई भी सकुशल मिल जाते हैं और रानी मेहर उस साधु को हमेशा हमेशा के लिए कैद खाने में बंदी बनवा देती है। राजकुमारी मेहर से कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से आज मेरे दोनों भाई मिल गए। जहां मुझे यकीन था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब के कब मर गए हैं। अब वह राजकुमार उस राजकुमारी से कहता है जीवन में किसी पर विश्वास आंख मद करर नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको अगले व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ना हो, क्योंकि ज्यादातर इंसानों के लिए खुद के लिए स्वार्थ भरा होता है। जब कोई इंसान अपनी चतुराई से किसी को बेवकूफ बनाता है, उस पर अपना विश्वास बनाने के लिए आपसे झूठ बोलता है, तो वह आपको धोखा देता है। यह एक स्वांग रचता है। क्रिया चरित्र का वह पुरुष हो या स्त्री दोनों हो सकता है। आज हमारे समाज में जो बहुत करीब होता है वह भी यह कर सकता है। इसलिए जागरूक रहे, एक निश्चित विश्वास करें। एक निश्चित विश्वास करने योग्य तक ही विश्वास करिए, किसी सीमा के बाहर तक उस पर यकीन ना करें। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना जरूर मिल जाए, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन पर सेट कर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई शिक्षा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे, खुशियां फैलाते रहे। वीडियो में अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।